बच्चों फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोइंग लिक्विड के बारे में। लिक्विड जब फ्लो करेगा तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट चीज़ें कैसे प्रेशर वेरी करता है और डिफरेंट लॉज डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइड्रोडायनामिक्स में we will study about flowing liquid. फ्लोइंग लिक्विड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। निकाह क्लास 4 बजे की अभी भी है, तो फ्लोइंग लिक्विड के बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम assumptions की बात करते हैं। क्या assumptions रहेंगे? Assumptions of fluid dynamics. Fluid dynamics मतलब हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ते समय क्या assumptions लेकर के पढ़ाई करेंगे, कौन से assumptions हैं जिनके अंतर्गत ही पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट अजम्पशन है कि हम यहां पर भी लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल मानेंगे। हम पहला अजम्पशन मानेंगे कि लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड हमारा इनकम्प्रेसिबल है, आइडियल लिक्विड टाइप मान के चलेंगे, इनकम्प्रेसिबल मान के चलेंगे। तो हम इसे ऐसे भी कहते हैं फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। जो फ्लो ऑफ लिक्विड है, फ्लो के दौरान लिक्विड कंप्रेस नहीं हो रहा है ना, तो इसे हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी कह सकते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। दूसरा, पहला तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो मान के चलेंगे। अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो एक लिक्विड अगर है तो उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी ना। दूसरा बच्चों हम ये मान के चलेंगे फ्लो इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस फ्लो मान के चलेंगे बेटा। सर ये पहले लिखवा दिया आप शायद। ना ये हाइड्रोस्टैटिक्स के assumptions थे, वो कुछ कॉमन assumptions भी है। दूसरा बेटा हम मान के चलेंगे फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन को स्टीडी फ्लो भी कहते हैं। हम मान के चलेंगे जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। अभी हम चर्चा करेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो किसे कहते हैं, क्या होता है। चौथा है फ्लो इज इररोटेशनल। इररोटेशनल फ्लो है। इररोटेशनल फ्लो का मतलब है बेटा कि फ्लो के दौरान लिक्विड का कोई पर्टिकुलर पोर्शन किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा। मतलब जैसे अगर मैं उस लिक्विड में ऑब्जेक्ट डाल दूं, बच्चों ध्यान समझो, मान लो किसी पाइप में या कहीं पर लिक्विड फ्लो हो रहा है, किसी टेढ़े मेढ़े पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट इसमें ऐसे डाल दूं, अगर रोटेशनल फ्लो होगा तो ये ऑब्जेक्ट घूम जाएगा अपने सेंटर ऑफ मास के, रोटेट कर जाएगा। लेकिन अगर ये इररोटेशनल फ्लो हुआ तो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन नहीं चेंज होगा कहीं पे भी, ये ऐसे आएगा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, है ना। या आप कह सकते हो कई बार आप देखो नदियों में पानी बहता है तो कहीं कोई पर्टिकुलर पोर्शन ऐसे रोटेट होता हुआ नजर आता है। खैर वो तो रोटेशनल फ्लो होता है, रोटेशनल नहीं होता है, पर हम लोग आइडियल फ्लो मान के चलते। इवन इफ अगर बोट की स्पीड भी देखें या नदियों की स्पीड भी देखें तो ऊपर स्पीड ज्यादा होगी, विस्कस फ्लो होता है, नीचे आते समय स्पीड कम होती जाती है। यहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट एक डाल दें जो अब पूरी मात्रा से मान लो पानी में डूबा हुआ हो तो इस पॉइंट की रफ्तार ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, ये घूम जाएगा। ये भी रोटेशनल फ्लो है, इररोटेशनल नहीं। इररोटेशनल तब होता है जब मान लो किसी पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो हर जगह जितनी वेलोसिटी यहाँ है उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ है। तो नदी में ऐसा होता है कि हमेशा ऊपर वाली साइड पे ऐसे। हाँ, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा थी, विस्कोसिटी बढ़ी। ऊपर वाली लेयर मतलब किससे? ऊपर, सबसे ऊपर। नदियों में जो जितने जैसे 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 गहराई में जाते हो तो जो लेयर्स होती हैं लिक्विड की वो स्लो होती जाती है।
ठीक ठीक ऊपर मतलब सरफेस पे। सरफेस पाइप है, मान लो बेटा इस पाइप में अगर हम विस्कोसिटी को इग्नोर कर दें तो अगर इस तरह का लिक्विड का फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ का लिक्विड पार्टिकल भी सभी की स्पीड सेम है, उस केस में अगर यहाँ एक ऑब्जेक्ट डालोगे तो इसके हर पॉइंट की सेम वेलोसिटी आएगी। अगर हल्का सा ऑब्जेक्ट डाल दो, एकदम लाइट ऑब्जेक्ट, तो रोटेट नहीं करेगा। लेकिन मान लो यहाँ का लिक्विड ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो, यहाँ से कम कर रहा हो, तो क्या वो पार्टिकल बॉडी रोटेट कर जाएगी कि नहीं? सोचो ना, बिल्कुल है ना। तो रोटेशनल फ्लो इस अगर रोटेट कर गई तो समझ लो, तो इररोटेशनल फ्लो हम मान के चल रहे। इररोटेशनल का ये भी मतलब होगा कि किसी भी पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे सभी जगह पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा? सेम मान के चले। बात समझ में आ रही है? तो फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन है, फ्लो इररोटेशनल है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। पहले आप फटाफट लिखते चलो मेरे साथ साथ। कंटिन्यूटी इक्वेशन, बच्चों हेलो चलो, तो भैया कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है बच्चों? ये मास कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आप लिख सकते हो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कुछ इस तरह से है, मान लो हमारे पास एक पाइप है बेटा, इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये पाइप का एक कोई टुकड़ा है। अभी हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी डिस्कस करना है, इसके बाद डिस्कस करेंगे, वैसे पहले डिस्कस करना चाहिए, कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है और ये इसके अंदर एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। ध्यान दीजिएगा, इनकम्प्रेसिबल, जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यहां की वेलोसिटी V1 है, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और यहां की वेलोसिटी V2 है। तो आपको यह बताना है कि A1 और V1 और A2 और V2 में क्या रिलेशन होगा। सुनो ध्यान से, ये किसी, मैंने क्या कहा, ये किसी बड़े पाइप का कोई टुकड़ा है, आगे भी पाइप हो सकता है। तो आप एक बात बताओ बच्चों कि इस पोर्शन के अंदर जो वॉल्यूम है या जो मास है, वो अगर 5 लीटर लिक्विड आता है तो 5 लीटर को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई पर्टिकुलर मास आएगा। तो इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, एंड बिकॉज इट इज इनकम्प्रेसिबल तो डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, तो इसके अंदर का जो मास होगा वो फिक्स रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां से 1 लीटर लिक्विड यहां से ठूस दूं, ठूसना समझते हो, फोर्सफुली पुश कर दूं यहां से अंदर डाल दूं, तो क्या 1 लीटर यहां से निकल जाएगा? क्योंकि अंदर तो 10 लीटर ही आना है, 10 लीटर पहले से है, तो जितना लिक्विड यहां से अंदर जाएगा क्या उतना ही लिक्विड यहां से निकलेगा? क्योंकि अंदर का लिक्विड चेंज नहीं होगा, उसका मास नहीं चेंज होगा, उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, क्योंकि लिक्विड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना अंदर लिक्विड जाएगा उतना ही लिक्विड बाहर आएगा। बताओ ये आएगा कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कितना मास अंदर गया, क्योंकि इस सिस्टम का मास नहीं चेंज हो रहा है, जो मास तुम अंदर डालोगे वही मास निकल आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास पर सेकेंड, अब सुनो ध्यान से, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से अंदर जा रहा, अंदर जाके भले वो पतला हो जा रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एंटर किस क्रॉस सेक्शन एरिया से कर रहा है? ए से। क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम मिलता है। तो अगर मैं कहूं कि जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड यूनिट होता है, वो होगा कितनी लेंथ पर यूनिट टाइम एंटर करें। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अरे बताओ, तो 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड यहां से जो एंटर कर रही होगी लेंथ ऑफ लिक्विड, क्या वो वेलोसिटी के बराबर होगी? तो अगर मैं कहूं मास इनपुट पर सेकंड, तो ये होगा बेटा वॉल्यूम एरिया इनटू वेलोसिटी। ये है बेटा वॉल्यूम पर सेकंड। ये क्या है? वॉल्यूम इनपुट पर सेकंड। कितना वॉल्यूम 1 सेकंड में अंदर जा रहा है।
इसे हम वॉल्यूम रेट भी बोलते हैं, फ्लो रेट। लिक्विड का जो फ्लो होने का रेट होता है ये है, इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि ये वॉल्यूम है और कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। इसको अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना बोलेंगे तो इसे वॉल्यूम फ्लो रेट बोलेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट बोलेंगे, और ये पूरा मास फ्लो हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। कितना मास पर सेकंड में फ्लो कर रहा है, अंदर जा रहा है। मास आउटपुट कितना आएगा, या आउटगोइंग मास कितना आएगा पर सेकंड। चूंकि इतना ही मास यहां से निकलेगा, बिकॉज अंदर का मास जितना यहां से अंदर डालोगे उतना निकल जाएगा, बिकॉज कंप्रेस हो नहीं सकता, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं एरिया है A2, वेलोसिटी है V2, इतना वॉल्यूम एक सेकंड, ये एरिया इनटू लेंथ, बट इन यूनिट टाइम जो लेंथ बाहर निकलती है वो वेलोसिटी के बराबर होती है। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड यूनिट टाइम, राइट बेटा? तो यहां से A2 V2 इनटू डेंसिटी, और चूंकि अंदर का मास कंजर्व है तो जितना अंदर डालोगे उतना ही बाहर निकला होगा, तभी तो अंदर का कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो इनपुट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, जितना मास अंदर गया है उतना ही बाहर आना चाहिए। तो यहां से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब चाहो तो शुरुआत से डेंसिटी भी हटा सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि यू आर कंजर्विंग द वॉल्यूम बिकॉज लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, सो वॉल्यूम विल आल्सो रिमेन कंजर्व। ठीक है ना, तो वॉल्यूम भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहां से एक चीज पता चलती है बच्चों कि जब किसी पाइप में लिक्विड फ्लो करता है तो इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है तो V1 लेस देन V2 है। जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है वहां लिक्विड का फ्लो कम हो जाता है। इसलिए जो नदियां होती, जो रिवर्स होती हैं, जहां पे नैरो होती हैं, नैरो सकरी होती हैं, जहां पे वहां पे तेज फ्लो करती हैं वहां पर, है ना? तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बच्चों, जो कंटिन्यूटी की इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्ट्रीमलाइन फ्लो में भी एप्लीकेबल है, और अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है तो भी एप्लीकेबल है। मतलब कई बार बच्चों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए क्या हमें वो सारे अप्रोक्सीमेशन फॉलो करने, सारे असम्पशंस? जी नहीं। इनकंप्रेसिबल लिक्विड अगर है तो फ्लो, अगर स्ट्रीमलाइन नहीं भी है, फ्लो इरोटेशनल नहीं भी है, तो भी हमारा जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन एप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि ये मास कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बात समझ रहे हैं? इसके लिए बस क्या होना आवश्यक है, लिक्विड का इनकंप्रेसिबल होना आवश्यक है। तो मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। बर्नौली थ्योरम हम पढ़ाएंगे, वो हम जो बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे उसके लिए इररोटेशनल फ्लो होना जरूरी होता है। हालांकि रोटेशनल फ्लो में अलग तरह से लगती है, पर वो अपने सिलेबस के थोड़ा सा दायरे के बहुत बाहर है। उसमें तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना जरूरी होता है बिकॉज वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, बट कंटिन्यूटी के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा तो भी चलेगा। ये इसके लिए बस लिक्विड का इनकंप्रेसिबल होना जरूरी है ना। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूं। मान लो एक इधर से लिक्विड आ रहा है, एक पाइप इधर से लिक्विड आ रहा है, फिर इस एक पाइप में जा रहा है। यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, यहां पे वेलोसिटी V1 है, यहां पे वेलोसिटी V2 है, और यहां पे वेलोसिटी V3 है। बताओ भैया, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, क्या रिलेशन होगा? तो बहुत ध्यान से सुनो। जितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है, अब रो हटा देना, जितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आना चाहिए। तो बताओ यहां से कितना अंदर जाएगा इन 1 सेकेंड? A1 into V1। यहां से कितना अंदर जाएगा और बाहर कितना आएगा? तभी तो अंदर का कंजर्व रहेगा। तो इसी तरह से मान लो 3 जगह से अंदर जा रहा हो, 2 जगह से बाहर आ रहा हो, तो A1 V1 plus A2 V2 plus A3 V3 equal to A4 V4 plus A5 V5 कर सकते हैं कि? ठीक है ना? तो ये आप कर लो। ठीक है, तो ये आप सिंपल चाहे वॉल्यूम कंजर्वेशन कह लो, चाहे मास कंजर्वेशन। ये मास कंजर्वेशन मैंने जानबूझ के लिखा कि एनसीईआरटी में भी रहता है। बोर्ड में अगर लिख दोगे वॉल्यूम कंजर्वेशन तो हो सकता है उनको तकलीफ हो जाए, जबकि मास कंजर्वेशन से वॉल्यूम कंजर्वेशन ज्यादा एक्यूरेट है। क्योंकि अगर मान लो हम इसी में एक लिक्विड के पीछे दूसरा लिक्विड लगा दें फ्लो होने पे, और मान लो इसमें वाटर भरा हो, इधर से हम कैरोसिन ऑयल भरने लगे,
तो अंदर ऑयल जाएगा और निकलेगा वाटर। तो जो निकल रहा है उसकी डेंसिटी अलग होगी और जो अंदर जा रहा है उसकी डेंसिटी। उस केस में वॉल्यूम कंजर्व रहेगा बट मास कंजर्व नहीं रहेगा। लेकिन हम चूंकि सिंगल इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए लगा रहे हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मास भी कंजर्व रहेगा, है ना। तो इसलिए अपने सिलेबस की चीज हमने लिख ली है। फटाफट लिख लो बेटा। ये इंजेक्शन है, इसमें आगे ये पतला सा पाइप लगा हुआ है और ये बड़ा सा है। यहाँ से पिस्टन है, इसको पुश कर रहे हैं हम लोग 0.4 सेंटीमीटर पर सेकंड से पुश कर रहे हैं। इंजेक्शन की नीडल नहीं लगा। नीडल नहीं है यार, बिना नीडल के निकल रहा है। नीडल से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर यहाँ से इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर है कितना होता है लगभग 4 सेंटीमीटर। नहीं 4 बहुत बड़ा हो गया सर। 2 2 रखिए 2 2 1 सेंटीमीटर ठीक है ना। सर हम फिर बहुत 2 सेंटीमीटर नया साल है। 2 सेंटीमीटर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर D1 है और इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है। और अगर ये हम इसे पुश कर रहे हैं 0.4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको बताना है कि यहां से लिक्विड कितनी स्पीड से निकल रहा होगा। चलो सॉल्व करो जल्दी से, कर लोगे? करो। एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं देखता हूं। मान लो ये एक टैप है, यहां से लिक्विड निकल रहा है। हालांकि यहां पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये बर्नौली थ्योरम यहां पर भी प्रयोग होती है। सिर्फ कंटिन्यूटी से लिया अल्टीमेटली इक्वेशन वही बनती है। तो आपने देखा होगा जब इससे पानी गिरता है नीचे, जैसे जैसे आप नीचे आते हो वैसे वैसे ये नैरो होती चली जाती है, जो धार होती है पतली होती जाती है बेटा। तो यहाँ पर हमने जैसा कि कहा कि वैसे इस क्वेश्चन का एक्चुअल सोल्यूशन है कंटिन्यूटी प्लस बर्नौली, बट यहाँ अगर तुम काइनेमेटिक्स से भी स्पीड को रिलेट करोगे फ्री फॉलिंग स्ट्रीम मानते हुए, तो आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ जहाँ टैप से निकल रही है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A है बेटा, और यहाँ पे मान लो V0 स्पीड से निकल रही है। तो आपको ये बताना होता है कि H डेप्थ पे जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा A2 वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ GHA एंड V0, है ना। तो आपको H डेप्थ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। बताओ पहले का आंसर क्या है। कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगा बेटा। A1 V1 is equal to A2 V2। जल्दी से लगाओ। 1 mm है इस साइड, डायमीटर 1 मिलीमीटर। श्रेयांश लगाओ सॉल्व करो। देखो आई थिंक सबने कर लिया है, तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहे हैं। A1 V1 is equal to A2 V2। तो A को लिख लेंगे पाई D1 स्क्वायर बाई 2 बाई 4 सॉरी पाई R स्क्वायर है क्रॉस सेक्शन एरिया। R को लिखेंगे D बाई 2, तो ये बेटा A1 आएगा और V1 आएगा A2 है पाई D2 स्क्वायर बाई 4। पाई बाई 4 कट जाएगा। D1 स्क्वायर V1 इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। D1 है 0.2 सेंटीमीटर है ना। तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में ही रखूं तो 0.2 का होल स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है। 2 है ना, 2 सेंटीमीटर है। और वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में रख रहा हूं तो 0.4। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं तो 1/10 का होल स्क्वायर है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर इनटू V2। तो चूंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, है ना। तो V2 आ रहा है ये 4 इंटू 0.4 है 1.6 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 100 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो सीधे सीधे 1.6 मीटर पर सेकेंड आ रहा होगा बेटा। 16 बोल रहे थे नहीं 160 160 सेंटीमीटर
अच्छा 160 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके 1.6 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली बेटा यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमको यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, मान लेते हैं v2, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इक्वेशन क्या लगाएंगे? v2 निकालने के लिए आप इसे फ्री फॉलिंग मान लोगे, हालांकि स्ट्रीम है और ये स्ट्रीम लाइन अगर फ्लो है तो ऐसे देखकर सिर्फ फ्री फॉलिंग मान लेना थोड़ा सा टेक्निकली यहाँ पर पेच है, पर आंसर बिंदास आएगा। जब बर्नौली थ्योरम पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि बर्नौली थ्योरम से भी इक्वेशन सेम आते हैं। तो बेटा फ्री फॉलिंग मानते हुए यहाँ के बीच में अप्लाई कर दो, v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2ax, तो u स्क्वायर है v0 स्क्वायर प्लस 2gh, ये आ जाएगा बेटा। अंडर रूट में चला जाएगा, तो यहाँ से ये अंडर रूट में चला जाएगा a v0 a2 और ये अंडर रूट के अंदर v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2gh, a2 आ जाएगा a v0 डिवाइड बाई v0 स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारा स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? लिख लो फटाफट। पहला पार्ट में सबका सही होगा, दोनों सही है। बेटा थोड़ा समझ लेते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है? ये एक्चुअली क्या है बेटा? इट इज ए वेल डिफाइंड फ्लो ऑफ लिक्विड। एक प्रॉपर वेल डिफाइंड फ्लो ऑफ लिक्विड होता है जिनमें लिक्विड के मॉलिक्यूल या पार्टिकल ऑर्डर्ड मोशन करते हैं, रैंडम मोशन नहीं करते, है ना। तो पार्टिकल्स परफॉर्म ऑर्डर्ड मोशन, एक सिस्टमैटिक मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं बेटा? पहले थोड़ा समझ लो कैसा मोशन होता है। मान लेते हैं बेटा कि यहां से इस पाइप में होते हुए ये पाइप है, इस पाइप में मान लेते हैं कि स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, लिक्विड हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो में चल रहा है। तो मोशन कैसा होता है? इस तरह के फ्लो में वी कैन फाइंड वेलोसिटी at each point of liquid body. जैसे मान लो एक पार्टिकल बेटा यहां से एंटर किया, बड़े से ट्यूब का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने, पीछे भी लिक्विड कनेक्टेड होगा, आगे भी पाइप कनेक्टेड होगा, एक पोर्शन ले लिया। कंटिन्यूटी इक्वेशन तो कही नहीं है कि कहीं पर स्लो फास्ट होगा लिक्विड, कहीं पर स्लो होगा। जहां सकरा होगा, जहां पर नैरो होगा, ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, वहां पे फ्लो स्पीड ज्यादा होगी, और जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां पर फ्लो स्पीड रिलेटिवली कम होगी। एक लिक्विड पार्टिकल मान लो यहां पे आया है पॉइंट ए पे, तो ये ए से मान लो ऐसे होते हुए, बी से होते हुए मान लो सी से ऐसे निकला। ए पे जब था तो इसकी वेलोसिटी v1 थी, यहां पर था v2 थी, और यहां पर v3। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो वो होता है जब जितने भी जो भी दूसरा पार्टिकल ए पे आएगा वो भी इसी रास्ते से जाएगा। ए पे जितने भी पार्टिकल ए पे आएंगे वो सब इसी रास्ते से फॉलो करेंगे। बात समझ रहे हैं? सबसे पहले तो स्ट्रीम लाइन कहते हैं किसी भी लिक्विड पार्टिकल के द्वारा फॉलो किए गए इस ट्रेजेक्टरी को, इस पाथ को स्ट्रीम लाइन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 100 पार्टिकल यहां से क्रॉस सेक्शन में एंटर हुए, अगर 100 पार्टिकल यहां पे एंटर हुए तो 100 अलग अलग स्ट्रीम लाइन में अपनी स्ट्रीम लाइन में मूव करते हैं, मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे, स्ट्रीम लाइन कट नहीं करेंगे एक दूसरे को कि ये इधर हो गया ये इधर हो गया। बात समझ में आ रही? ये स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। तो सुनो, स्ट्रीम लाइन क्या है? पाथ फॉलोड बाय ए लिक्विड पार्टिकल इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। किसी लिक्विड पार्टिकल के द्वारा फॉलो किया गया पाथ।
स्ट्रीमलाइन बेसिकली ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल है, तो ट्रेजेक्टरी पे जब टेंजेंट की डायरेक्शन क्या बताती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बताती है ना। अब मेरी बात, तो पहला पॉइंट तो आप ये समझ गए, ऑल द पार्टिकल which are reaching at point A will follow the same path ABC। जितने भी पार्टिकल A पे होंगे उसकी वेलोसिटी v1 ही होगी, इट विल नॉट चेंज विद टाइम। जैसे अभी मान लो रामू यहाँ आया तो रामू की वेलोसिटी कितनी होगी v1, फिर रामू यहाँ से जा रहा, अभी रामू की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, यहाँ पहुंचा रामू तो v2 है, यहाँ पहुंचा तो v3। बट जैसे रामू यहाँ से गया तो पीछे से कोई और आ गया, श्यामू हो गया, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी v1, वो भी उसी रास्ते से जाएगा, जब यहां पे पहुंचेगा तो उसकी भी कितनी होगी। यानी वेलोसिटी किसी पोजीशन पे टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी क्योंकि वो पोजीशन चेंज कर रहा है, पर किसी गिवन पोजीशन पे समय के साथ चेंज नहीं होगी। एंड ऑल द पार्टिकल व्हिच आर एट अ पर्टिकुलर पोजीशन विल फॉलो द सेम ट्रैजेक्टरी, सेम स्ट्रीमलाइन। आप समझ में आ गए, इस तरह का जो पाथ होगा, इसी तरह से यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर वेलोसिटी जो भी होगी वो टाइम के साथ फिक्स होगी। इस तरह का जो सिस्टमैटिक मोशन होता है उसे हम स्ट्रीमलाइन, मतलब दूसरा पार्टिकल मान लो यहाँ पे आया, अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं इसको, तो जो दूसरा पार्टिकल है वो इस रास्ते से आया, मान लो ऐसे होता हुआ जा रहा है, यहाँ पे जहां स्ट्रीमलाइन करीब हो जाती है, पास हो जाती है, अभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन। इसका मतलब होता है वहां फ्लो स्पीड ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइंस जहां अधिक होता है वहां फ्लो स्पीड ज्यादा होती है। ये वाला पार्टिकल मान लो यहां से एंटर किया, ये अपना इस रास्ते से जा रहा है बिंदास, समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह का जो सिस्टमैटिक फ्लो होता है जिसमें ये पार्टिकल ऐसे चला गया, मान लो ये पार्टिकल ऐसे चला गया, तो ये फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रह जाएगा, ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन नहीं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक स्टीडी फ्लो, एक सिस्टमैटिक वेल डिफाइंड फ्लो होता है, एक ऐसा फ्लो जिसमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे समय के साथ स्पीड वेलोसिटी नहीं चेंज होती, जितने भी पार्टिकल किसी एक लोकेशन पर पहुंचते हैं वो सेम पाथ फॉलो करते हैं और किसी गिवन पोजीशन पे उनकी वेलोसिटी हमेशा इक्वल होती है। जैसे बी पे जितने भी, जो भी बी से गुजर रहा होगा, हम गुजरे, तुम गुजरे, कोई और गुजरे, जब बी पे जब होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2 होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी एट ए पोजीशन, एट ए फिक्स्ड पोजीशन does not change with time। अगर फ्लो सिमिलर हो रहा है तो पता लगा तुमने यहां से इंटरनल फ्लो की स्पीड ही बढ़ा दी तो बात अलग है, अगर आइडेंटिकल फ्लो होता रहेगा तो स्पीड चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज, ऑल द पार्टिकल्स, इस फिगर के रेफरेंस से बोल रहा हूं, reaching at A will follow the same path ABC। तो इस तरह के फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है बच्चों, स्ट्रीमलाइन फ्लो is generally obtained where flow speed is relatively small। फ्लो स्पीड स्मॉल होती, काफी लो स्पीड पे लिक्विड फ्लो कर रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो सुनो ध्यान से। अच्छा, स्ट्रीमलाइन फ्लो है,
या स्ट्रीम लाइन अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करते हैं? तो मान लो किसी पाइप में धीरे धीरे लिक्विड फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे, बहुत तेज फ्लो जो होता है वो स्ट्रीमलाइन जनरली नहीं होता, वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर की हम इंक इंजेक्ट कर देते हैं, एक ड्रॉप ब्लू इंक, एक ड्रॉप येलो इंक, एक ड्रॉप ब्लू ब्लैक, ऐसे करके कर देंगे तो वो जो इंक होगी वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगी, तो जिस पाथ में वो चलेगी हम कहेंगे ये एक स्ट्रीम लाइन। दूसरे कलर की इंक किसी दूसरे रास्ते से जा रही होगी तो वो दूसरी स्ट्रीम लाइन होगी। तो स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करना हो अगर आपको तो हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे इंक इंजेक्ट करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी स्ट्रीम लाइन है, शेप कैसा है। प्रॉपर्टीज में आगे स्ट्रीम लाइन से पता करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रीम लाइन? तो आप कह सकते हो लोकस या पाथ followed by a liquid particle, followed by liquid particle is called streamline, उसे streamline कहते हैं बेटा। टेंजेंट अगर हम किसी स्ट्रीमलाइन पे ड्रॉ करें, क्योंकि ये पाथ है तो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बताएगा? एट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रीमलाइन gives us the direction of velocity, velocity की डायरेक्शन बताता है। Two different streamlines can not कट each other, कट नहीं कर सकते। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी of streamline gives us an idea about फ्लो स्पीड। फ्लो स्पीड के बारे में जैसे मान लो अगर हम कहें यहां से लिख दिया क्या, थोड़ा बहुत ऊपर से लिखा है ना कुछ पार्ट। अगर मान लो अगर हम तुमसे कहें कि ये स्ट्रीम लाइन हमने बना दी है, ये दिस इज द डायग्राम फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो, तो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो डेफिनेटली बी पॉइंट की रफ्तार ए पॉइंट से क्या होगी बेटा? जहां पर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हायर होती है स्ट्रीमलाइन की, वहां फ्लो स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ये हमारी स्ट्रीमलाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं या स्ट्रीमलाइन फ्लो की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक चीज आप ये भी कह सकते हो कि जो नेट एनर्जी होती है किसी भी पोर्शन, बेटा स्ट्रीमलाइन का कोई टुकड़ा ले लें, ये पोर्शन ले लें, तो उसकी टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती टाइम के साथ। टाइम के साथ टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी बिकॉज किसी भी पॉइंट पर आप देखो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इसके अंदर मास चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि जितने ही पोर्शन ले ले तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो आप अगर ऐसे कह लो कि फॉर ए पोर्शन ऑफ, फॉर ए सेगमेंट ऑफ द पाइप या सेगमेंट ऑफ लिक्विड, फॉर ए पोर्शन ऑफ लिक्विड in streamline flow, total energy is conserved. टोटल एनर्जी कंजर्व है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन प्रूव करी है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए गिवन सेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन। मतलब अगर किसी पाइप में स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो इसके किसी पोर्शन के अंदर जो नेट एनर्जी है वो एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, वो एनर्जी उतनी ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये भी एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फटाफट लिख लो। क्योंकि हम जितनी भी पढ़ाई करेंगे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के दायरे में रहकर ही पढ़ाई करेंगे। बर्नौली थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम,
या बर्नौलीज इक्वेशन भी हम लोग इसे बोलते हैं। बर्नौली थ्योरम बच्चों जो है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है बेटा। बच्चों तो ये जो है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो प्रश्न उठता है कि किसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मान लेते हैं जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये मान लेते हैं ट्यूब है, इस ट्यूब का यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के किसी पर्टिकुलर पोर्शन की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, कंजर्व रहती है। जैसे कि मैं अगर यहां पर बताऊं आपसे तो कोई भी पोर्शन, मैं मान लीजिए कितना पोर्शन ले लूं यहां पर और ये यहां पर इतना पोर्शन ले लूं, तो इसके अंदर जो भी एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी। इसका मतलब है कि बहुत ध्यान सुनना, अगर इसके अंदर की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी तो जो भी एनर्जी हम अगर यहां से दे रहे हैं तो उतनी एनर्जी सिस्टम से बाहर चली जाएगी। अंदर जो नेट एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे एक सिस्टम है बच्चों, उसके पास मान लो 100 जूल एनर्जी है और उसे 2 लोग या 3 लोग एनर्जी दे रहे हैं और 4 लोग एनर्जी, दूसरे 3 लोग एनर्जी ले रहे हैं। तो जो लोग एनर्जी दे रहे हैं उन्होंने, अब इस सिस्टम की एनर्जी 100 जूल है एंड इसको कांस्टेंट भी रहेगा। तो मान लो देने वालों ने टोटल 50 जूल एनर्जी दी और लेने वालों ने टोटल कितनी ली होगी? 50 ही ली होगी, क्योंकि नेट में अगर कुछ एनर्जी मिल गई तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, या नेट में कुछ एनर्जी लेने वालों ने ज्यादा ले ली तो एनर्जी घट जाएगी। तो इस पोर्शन पे जो इनपुट एनर्जी होगी पर यूनिट टाइम और जो आउटपुट एनर्जी होगी पर यूनिट टाइम वो सेम होनी चाहिए। बताओ बेटा। तो या मैं ये कहूं कि बहुत ध्यान सुनना कि इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी सेम होनी चाहिए, या इनपुट एनर्जी माइनस आउटपुट एनर्जी, इसे कहते हैं नेट इनपुट, ये 0 होना चाहिए। नहीं समझे? अगर मैं कहूं कि मैंने 10 रुपए दिए, 10 इनपुट दिया, 8 आउटपुट ले लिया, तो इनपुट इज 10, आउटपुट इज 8। 10 minus 8, दिस इज कॉल्ड नेट इनपुट। अरे बताओ भैया, अगर नेट इनपुट है 2 है तो 2 इंक्रीज कर जाएगा, बट अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो जितनी एनर्जी आप दे रहे हो इनपुट में से अगर आउटपुट घटा लिया जाए तो दिस इज कॉल्ड नेट इनपुट। एंड चूंकि सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व रहना है तो नेट इनपुट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखते हैं कहां से एनर्जी मिल रही है। इसके अंदर इनकंप्रेसिबल लिक्विड है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बताता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बता रहा है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इसे मैं Q से रिप्रेजेंट कर देता हूं। Q रेट ऑफ फ्लो को Q से रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये है वो वॉल्यूम जो 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं कहूं मास फ्लो पर सेकंड, मास फ्लो पर सेकंड कितना है? तो रो इंटू क्यू होगा कि नहीं भाई? इतना वॉल्यूम 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है बेटा, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट द मास। तो दिस इज द फ्लो ऑफ मास पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में इतना मास फ्लो हो रहा है। बात सुनना, अगर मैंने सिस्टम इसको माना है, मान लेते हैं दिस इज द रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल एंड दिस इज हाइट h1 and this is height h2। अब एक बात बताओ, यूनिट टाइम में इतना मास अंदर घुसेगा, किस रफ्तार से घुसेगा? v1 से। जितना मास अंदर जाएगा क्या उतना ही बाहर निकल जाएगा? बताओ भैया, किससे निकलेगा? v2 से। अब सुनो, चूंकि हमने एक बड़े से पाइप का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया है, तो क्या इसके पीछे भी लिक्विड होगा जो इधर से पुश कर रहा होगा अंदर की तरफ लिक्विड को? तो मान लेते हैं यहां का प्रेशर P1 है, यहां का प्रेशर P2 है, तो प्रेशर के कारण एक फोर्स यहां से लग रहा होगा P1 इंटू A1, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। बताओ
जो इसके पीछे का लिक्विड होगा वो इसको अंदर पुश कर रहा होगा, और ये जो निकल रहा होगा लिक्विड, ये आगे जो कंटिन्यूटी में ट्यूब कनेक्टेड होगी, ये लिक्विड धक्का दे रहा होगा ऐसे कि भैया हटो, तो आगे वालों को धक्का दे रहा होगा, तो आगे वाले रिएक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगा रहे होंगे। अरे यार तुम यहां फंसे हो, यहाँ पे लाइन में आगे लगा हुआ है लिक्विड, तुम आगे वालों को धक्का मारोगे तो तुम ऐसे मारोगे, तुम पे कैसे लगेगा? लगेगा भी नहीं। यानी ऑन द लिक्विड फोर्स कैसे लगेगा? अंदर की तरफ P2 into A2 फोर्स लगेगा कि नहीं, बताओ। तो तीन प्रकार से एनर्जी मिल रही है बच्चों। अंदर कितने प्रकार से एनर्जी जा रही है? तीन तरह से एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अंदर जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अंदर जा रही है, और वर्क डन के फॉर्म में अंदर जा रही है। वर्क डन ही तो एनर्जी है। ये वाला फोर्स इसको पुश कर रहा है, लिक्विड अंदर जा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, लिक्विड अंदर जा रहा है, तो वर्क डन हो रहा है कि नहीं? तो ये प्रेशर फोर्स भी वर्क कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। लेकिन देखो ये वाला प्रेशर फोर्स इधर फोर्स लगा रहा है, पर लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो ये फोर्स उल्टा लग रहा है डिस्प्लेसमेंट की। ये वाला प्रेशर फोर्स नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, ये पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है। पॉजिटिव वर्क का मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं। हम किसी पे 50 जूल वर्क करते हैं, इसका मतलब हमने उसे 50 जूल एनर्जी दे दी। लेकिन हमने अगर किसी पे नेगेटिव पर -50 जूल वर्क डन कर दिया, मतलब हमने उसे 50 जूल एनर्जी, तो ये जो प्रेशर फोर्स है एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ये एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। तो इन प्रेशर फोर्सेस के द्वारा पर वर्क डन पर यूनिट टाइम कितना होगा? यूनिट टाइम में हम पर यूनिट टाइम निकालना चाहते हैं। पर यूनिट टाइम वर्क डन होता है पावर। अरे होता है कि नहीं? पावर होता है किसी फोर्स का dw/dt, इसे F डॉट v कहते हैं, याद हो अगर भूल गए तो ना, फोर्स डॉट वेलोसिटी पावर होता है। सुनो तो नेट, अब सुनो ध्यान से, यहां से नेट वर्क डन या नेट रेट ऑफ एनर्जी इनपुट या नेट रेट ऑफ वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस। प्रेशर फोर्सेस की वजह से रेट का मतलब है पर सेकंड, बेटा ध्यान समझना, पर सेकंड। तो ये है P1 into A1, ये फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी भी अंदर की तरफ है, इनटू V1, फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्योंकि एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, FV cos थीटा। अरे बताओ भैया, इतनी एनर्जी प्रेशर फोर्स ने इधर से अंदर दे दी एनर्जी इनपुट, और इसने नेगेटिव वर्क कर दिया। ये फोर्स है, ये वेलोसिटी, एंगल 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री माइनस। इतनी एनर्जी दी इनपुट, दिस इज आउटपुट, तो इनपुट और आउटपुट को साइन के साथ लिख दिया, माइनस कर लिया, तो दिस इज नेट इनपुट। क्या है ये? प्रेशर फोर्सेस के कारण इतनी एनर्जी मिली है। प्रेशर फोर्सेस के कारण प्रति सेकंड पर यूनिट टाइम इतनी एनर्जी मिली। क्या यहां तक समझ में आ गई बात? ये एनर्जी वर्क डन ने दी है। किसके वर्क डन ने? प्रेशर फोर्सेस के वर्क डन ने दी है। कितने टाइम में? 1 सेकंड। और फॉर्म में कितनी एनर्जी मिली? और देखो 1 सेकंड में इतना मास अंदर जाएगा, कितनी स्पीड लेके अंदर जाएगा? v1 स्पीड, उतना ही मास का यहां से निकल जाएगा। तो अगर मैं कहूं नेट रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनपुट, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी अंदर गई, इनपुट कितनी गई, इतनी, और आउटपुट कितनी निकली? ये बेटा काइनेटिक एनर्जी अंदर गई और ये निकल गई बाहर। V2 स्पीड से लिक्विड बाहर भी तो निकल गया है ना बेटा, यानी इतनी एनर्जी उसे मिली और इतनी बाहर निकल गई, तो नेट में इतनी मिली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? नेट रेट ऑफ, रेट का मतलब पर सेकंड होता है, पोटेंशियल एनर्जी इनपुट का जो रेट होगा वो होगा, अगर रेफरेंस लेवल से जोड़े तो जो लिक्विड अंदर जा रहा है इस पाइप के, वो उसका मास है रो इंटू क्यू, mgh1। इतनी एनर्जी लेके अंदर एंटर किया, लेकिन जो बाहर निकल रहा होगा वो कितनी ऊंचाई पे होगा? h2 पे। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में अंदर गई और इतनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम से बाहर। H2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो अरे कोई बात नहीं, इट विल, तभी तो नेट जीरो होगा। ये नेगेटिव जनरेट करेगा वैल्यू, डोंट वरी, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा। इतनी एनर्जी, समझना, इतनी नेट में एनर्जी मिल रही है। प्रेशर वाले लोग कह रहे हैं हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कह रही हम इतना दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह रही हम इतना दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम कह रहा मेरे पास तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इन सभी का सम क्या होना चाहिए? 0। सर ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यों हुआ?
अरे बेटा इतनी एनर्जी सिस्टम में जा रही है और यहाँ से निकल जा रहा है मास बाहर, निकल रहा है पीछे प्राप्त ठीक हो है, रहा है। ठीक है। समझ गए ना भाई। इसका जो मास था वो बाहर चला गया ना, तो जो मास बाहर गया अभी सिस्टम से बाहर चला गया ना, तो उसकी एनर्जी हमने घटा दी। समझ में आ रही बात? तो ये घटा दी इसलिए माइनस किया है उसको, ठीक है। अब सुनो, हम जानते हैं नेट रेट ऑफ टोटल एनर्जी इनपुट ये कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है? टेंशन। इसका मतलब इनमें से ये और ये ध्यान सुनना, dk by dt प्लस du by dt प्लस dv प्रेशर फोर्स by dt, इन सबका सम क्या होना चाहिए? 0। तभी जाके रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा। इन सबका सम 0 होना चाहिए बेटा, तभी एनर्जी कंजर्व रह पाएगी। इसका इसीलिए तुम देखो जस्टिफाई हो रहा है, अगर ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, तो ये नंबर कैसा होगा? नेगेटिव, तभी तीनों का सम 0 होगा। भाई हम प्रेशर क्लेम कर रहा है कि मैंने इतनी एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी क्लेम कर रही है कि मैंने इतनी एनर्जी दी है नेट में, हालांकि मैंने कुछ दी है और कुछ इधर से निकल गई, तो नेट में मैंने इतनी दी। पोटेंशियल एनर्जी क्लेम कर रही है कि मैंने इतनी एनर्जी दी सिस्टम को, सिस्टम क्लेम कर रहा है मुझे कुछ नहीं मिला नेट में, मेरी तीनों का सम किसी ने पॉजिटिव दिया होगा, किसी ने नेगेटिव दिया होगा, नेट सम 0 होना चाहिए कि नहीं? अरे समझ पा रहे हो? यस ठीक है। तो बच्चों हम इन तीनों का सम 0 कर देंगे। तो आ जाओ जरा, देखो सुनो, एरिया इनटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? देखो यहां लिख लो, a1 v1 और a2 v2 इक्वल है, तो ये q बना के कॉमन आ जाएगा, a1 v1 ये q है ना, ये देखो q है, a1 v1 q, a2 v2 q, तो ये है। अब मैं सम कर देता हूं, तो p1 माइनस p2 इंटू q प्लस हाफ रो q प्लस रो qg, ये आ जाएगा बेटा। सम 0 कर देते हैं, q कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा p1 माइनस p2 ये बेटा आ जाएगा p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। तो p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h, दिस टर्म इज कांस्टेंट एंड दिस इक्वेशन, देखो अप्लाई ऐसे करते हैं हम दो पॉइंट्स के बीच में, और इक्वेशन ये हमारी मेन है, ये प्रूफ करना होता है। दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। ये बेटा इसे कहते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात नहीं। देखो ये हाफ mv स्क्वायर की जगह मास की जगह क्या लिखा? डेंसिटी लिखा। डेंसिटी क्या होता है? डिफाइन करो। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट, सो दिस टर्म इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज द काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, दिस इज प्रेशर एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। ये प्रेशर एनर्जी डेंसिटी कहलाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर देखो तो ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी, कितना प्रेशर एनर्जी अंदर गया, कितना प्रेशर एनर्जी बाहर आया, तो ये वॉल्यूम ही तो लिखा है। अगर वॉल्यूम को 1 कर दें तो प्रेशर डिफरेंस सीधे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी का डिफरेंस कहलाएगा। तो P here is called pressure energy per unit volume, this is kinetic energy per unit volume, this is potential energy per unit volume। per unit volume density शब्द का प्रयोग करेंगे, तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी तीनों का सम किसी पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है पूरी स्ट्रीम लाइन में। अब सुनो इसका लॉजिक, एनर्जी कंजर्वेशन से निकली है ये इक्वेशन। कहना क्या चाह रही है? कह रही कि इस पॉइंट पर प्रेशर का सम हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g जितना होगा तो उतना ही इस पॉइंट पे होगा, p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी किन्हीं भी स्ट्रीम लाइन फ्लो में किन्हीं भी दो पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का जो सम होता है वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? प्रूविंग आ सकती है, लिख लो।